हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पूरी तरीके से एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना है, अच्छे से आपको समझ कर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। वेवलेंथ दिया है और वेव नंबर पूछ रहा है, बहुत आसान होता है ना। वेव नंबर को न्यू बार से लिखा जाता है और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं न्यू बार। मतलब 1/λ अगर कर दीजिएगा तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा। तो वेवलेंथ दिया है आपको 1/में लैम्डा कितना दिया हुआ है जी, 5000 एंगस्ट्रम है। और आंसर देखिए किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो एक एंगस्ट्रम में आपको पता होना चाहिए कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 10⁻⁻8 को हम ऊपर लेके जाते हैं, 10⁻8 हो जाएगा और नीचे में आपका हो जाएगा 5000। यहाँ से कटाइए तो हो जाएगा ये 10⁵/5। तो और इसको कटाएंगे हम लोग, एक जीरो को अलग कर देते हैं और 4 जीरो को अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 गुना 10⁻4 और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं तो -8 सेंटीमीटर हो जाता है। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, एक मिलीमीटर में आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻3 मीटर, एक नैनोमीटर में आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर, एक पिकोमीटर में आपको पता होना चाहिए 10⁻12 मीटर, है ना। तो ये सब कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में ऐसा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। खैर, करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मोल ऑफ ए रिएक्टेड विद 6 मोल ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2A + 3B, ये 2C बना रहा है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम मोल ऑफ सी क्या होगा। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है जी, है ना। जब रिएक्टेंट, ये जो ए और बी देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और सी वाले को प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट के बारे में हमें दोनों सारे रिएक्टेंट के बारे में अगर पता है तो उसको बोलते हैं कि वो क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए के बारे में भी देखिए दिया हुआ है, इनिशियल मोल हम लिख देते हैं। ए का देखिए कितना दिया हुआ है, 4 मोल, और बी का भी इनिशियल मोल दिया हुआ है 6 मोल। दोनों के बारे में पता है तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बनेगा और उसी के हिसाब से आपका सी का प्रोडक्ट बनेगा। तो जब मोल रिएक्शन पे जाता है तो रिएक्शन कैसे होता है, जो भी आपको मोल दिया हुआ है उसको ऊपर लिख देंगे, बटा में जो कोएफिशिएंट है, देखिए ए के आगे क्या लगा है 2, उससे भाग देंगे, कटा लीजिए तो ये आएगा 2। वैसे ही इसके लिए बी के लिए दिया हुआ मोल 6, बटा में कोएफिशिएंट बी के आगे देखो कितना लगा है 3, ये भी कटा लेंगे तो ये भी आएगा 2। अब जो भी छोटा होता है वो हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा, है ना। बराबर अगर आ रहा है तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेगा। अगर मान लीजिए एक बड़ा एक छोटा आता तो छोटा वाला जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो छोटा वाला नंबर होता है, चूंकि यहाँ पर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा तो ये दोनों जो है खत्म हो जाता है, और जितना लिमिटिंग रिएजेंट रहता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। 2 मोल है तो 2 मोल बनेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है सी के आगे, उससे हम लोग गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 4। तो फाइनल मोल जो है बनेगा रिएक्शन के बाद सी का, वह हो जाएगा 4 मोल। करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना। 2 मोल आपको नहीं करना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट जो रहता है उससे गुना भी करना होता है, तब जाके आपको फाइनल मोल मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्वे प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर। देखिए, मेनली सोल्वे अमोनिया प्रोसेस जो होता है ये हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए करते हैं। देखिए कैसे बनता है, अमोनिया से इसको बनाया जाता है। जब अमोनिया में CO2 और वाटर को हम लोग एक्सेस में लेते हैं तो सबसे पहले जो होता है ये अमोनियम कार्बोनेट बनता है। चूँकि CO2 और वाटर एक्सेस में था तो अभी भी CO2 और वाटर जो है अवेलेबल है, तो फिर से जो होता है CO2 और वाटर के साथ मिलके ये अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब इसमें हम लोग मिलाते हैं NaCl, कटायन एनाइन एक्सचेंज होता है यहाँ पर, है ना। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ आप मिला दीजिए तो यहाँ से बन जाएगा NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आप देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाला
ये होता है पीपीटी, क्रिस्टल होता है। अब इसको लेके जब हम लोग गर्म कर देते हैं तो जो हमें बनाना था वो बन गया Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2, है ना। हमें क्या बनाना था, Na2CO3। तो सोलवे अमोनिया प्रोसेस से मेनली जो होता है हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीच में जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, तो ये भी बन रहा है। तो वहीं बोल रहा है कि सोलवे अमोनिया प्रोसेस से क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आप रिएक्शन को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, है ना, ये जो आपका पीपीटी मिला सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसको आप गर्म नहीं कीजिएगा तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट भी बनाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों बनाया जा सकता है, ये वाला और ये वाला। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि सोलवे अमोनिया प्रोसेस से K2CO3 जो है पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि सोडियम कार्बोनेट तो बना रहे हैं, उस हिसाब से पोटेशियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि KHCO3 ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है, जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है वैसे ही पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा जब रिएक्शन करेंगे इस हिसाब से। तो ये जो होता है ये मोर सोलूबल होता है, इसका पीपीटी बन ही नहीं पाता है। जब पीपीटी नहीं बनेगा तो इसको आप हीट नहीं कर सकते हैं, है ना। पीपीटी जब नहीं बनता है तो इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, बाहर निकाल के आप हीट नहीं कर सकते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को करते थे। इसीलिए सोलवे अमोनिया प्रोसेस से हम लोग K2CO3 को नहीं बना सकते। तो तीसरा वाला नहीं बनेगा, पहला दूसरा बनेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 लीटर टू 1 लीटर एट 300 केल्विन, द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए वर्क डन आपसे पूछ रहा है, प्रोसेस देखिए रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल। तो वर्क डन जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका फार्मूला होता है जरूरी है ना, -2.303 nRT लॉग। अगर प्रेशर दिया है तो P1 बटा में P2 करते हैं और वॉल्यूम दिया है तो V2 बटा में V1 करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। शुरू में वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है, बाद में वॉल्यूम जो होता है वो 1 लीटर हो जा रहा है, मतलब V2 बटा में V1 कर देंगे। बस फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बन जाएगा। -2.3 है ना, 03 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एन देखिए मोल आपको दिया हुआ है कितना है 2। आर का वैल्यू जो होता है यहाँ पर देखिए आर का 3 वैल्यू होता है। कैलोरी में जो होता है 2 कैलोरी होता है, जूल में 25 बटा में 3 और लीटर एटीएम में 0.0821 होता है ना। यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन होता है ना। और लीटर एटीएम की बात करें तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। तो यहाँ पर जो भी आप आर का यूनिट लीजिएगा उसी के हिसाब से वर्क डन जो होता है आएगा। जैसे देखिए ऑप्शन में वर्क डन किस में है जी, कैलोरी में है। तो यहाँ पर आपको आर का वैल्यू किस में रखना है, कैलोरी वाला पुट करना है ना। 25 बटा में 3 या फिर 0.0821 हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। जो आर का वैल्यू पुट कीजिएगा रियल गैस कांस्टेंट का, उसी के हिसाब से आपको वर्क डन का जो है उसी के हिसाब से उसी के यूनिट में जो होता है वर्क डन का वैल्यू आता है। तो चूंकि कैलोरी में है तो आर का वैल्यू हम लोग कैलोरी में पुट करते हैं। 2 टेम्परेचर देखिए दिया हुआ है 300 इनटू लॉग। प्रेशर का कहीं जिक्र है नहीं है, तो ये वाला नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग V2 बटा V1 यूज़ करेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम हो जा रहा है 1 और इनिशियली वॉल्यूम था 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो log 1/10 देख रहे हैं, तो जब भी इस टाइप से रहे log 1/10, तो जब आप इसको log 10 बनाइएगा तो साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पर log 1/10 के आगे साइन क्या है जी, प्लस है। तो लेकिन जब इसको log 10 कर दिए, है ना, जब इसको log 10 कर दिए, इसके फ्रैक्शन को जब हम लोग तोड़े तो साइन जो होता है ये उल्टा हो जाता है। तो प्लस log 1/10 को जब log 10 लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा जी, माइनस उसके आगे लग जाता है। तो वहीं करते हैं हम लोग, जब इसको log 10 हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे लग जाएगा माइनस, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2.303 को हम अप्रोक्सीमेट 2.3 लिखते हैं इनटू, इसको हम यहीं पर गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 चलती यहीं 1200 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं log 10, है ना। log 1/10 को log हम लोग 10 बना लिए, इसीलिए माइनस साइन लगा और माइनस माइनस इनके प्लस हो गया। तो प्लस 2.3 1200 और log 10 क्या हो जाता है, log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसको आप गुना कर लीजिए। तो 23 में आप 12 से गुना कीजिएगा,
23 में 12 से तो हो जाएगा 46, 23, आप जोड़ दीजिए 6, 7, 2, तो ये आपका आएगा 2, 7, 6, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा 0। ये आपका आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू आपका आ रहा है कैलोरी में 2760 कैलोरी, ये हमें वर्क डन मिल रहा है, लेकिन आपको आंसर देखिए किलो कैलोरी में देना है तो बट्टा में 1000 कर देंगे, है ना, किलो में बनाने के लिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 0 डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो 2.76 किलो कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। तो मेन है आपको प्रोसेस देखना है कि किस में आपसे वर्क डन पूछ रहा है। यहाँ पर वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल रहता है तो उस कंडीशन में वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, और इस हिसाब से हम लोग सोल्व करते हैं। और आर का वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आंसर रहता है उसी के हिसाब से आर का वैल्यू रखते हैं। आर का 3 वैल्यू होता है, तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन सब में होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है ना। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये दो प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है। फेजेज कैसा जो होता है, हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फेज कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो फेज के आधार पे इक्विलिब्रियम को दो भाग में बांटा जाता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस बोलते हैं कि जब सारा रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पर देखिए आयरन जो है और HCN-, अगर सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही अवस्था में हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस करने का मतलब लिक्विड आप बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब पहला वाला जो है होमोजीनियस है। दूसरा देखिए ये भी एक्वस, ये भी लिक्विड कहने का मतलब एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, मतलब रिएक्टेंट भी यहाँ पर लिक्विड में है और प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिक्विड या एक्वस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस का एग्जाम्पल। तीसरा देखिए ये भी गैस में, ये भी गैस में और प्रोडक्ट भी आपका गैस में है, तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। तीनों एग्जाम्पल जो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का है। अगर मान लीजिए एक भी सॉलिड में हो जाता है, एक भी अगर मान लीजिए सॉलिड में हो जाता है तो वहाँ पर वो एग्जाम्पल हो जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। तो ध्यान रखना है, सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर एक ही फेज में है तो होमोजीनियस होगा, अलग अलग फेज में आ रहा है तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा, सारा जो है वो होमोजीनियस है। अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, सारा क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जाना है आपको। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है आप पढ़े होंगे कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो आपको बता चुके हैं हम कई बार, लेकिन कुछ कुछ और होता है जैसे फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो मेनली आपसे एग्जांपल पूछता है, तो फेरोमैग्नेटिक का अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट और CrO2, ये आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, 4 एग्जांपल। दूसरा होता है ना एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि यहाँ पर एक का अलाइनमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है यहाँ पर 0 आ जाता है ना। आप देखिए एक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ, ये कैंसिल होते चला जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल कैंसिल सब जो है कैंसिल हो जाएगा और म्यू यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ऐसे केस में 0 हो जाता है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में आपको एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है और वह है MnO2। एक और आपसे पूछा जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि अलाइनमेंट होता है वो जैसे तैसे होता है, कोई यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है डाइपोल मोमेंट के अलाइनमेंट का, जैसे मन तैसे ये होते रहता है। और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है फेरी मैग्नेटिक का, वो होता है Fe3O4 और एक और आपको NCERT में दिया हुआ है MgFe2O4। तो ये सारा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आपको पता है, ये भी 3 और इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमसे क्या पूछ रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में हम आपको एक ही एग्जांपल बताएं, इसी को ध्यान रखना है, MnO होता है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला, MnO होता है। और अगर आपसे फेरोमैग्नेटिक पूछ लेता तो उसमें एग्जाम्पल होता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम। तो यहाँ पर जो आप Fe3O4 देख रहे हैं ये क्या है जी, फेरी मैग्नेटिक। MgFe2O4 ये क्या है, ये भी फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक। और CrO2 जो आप देख रहे हैं ये कैसा नेचर का होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो सारा का आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है
है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में एक ही एग्जाम्पल MnO है ना। चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 15 सेकेंड फॉर 75% कंप्लीशन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आपको हाफ लाइफ का फार्मूला तो पता होगा कि टी हाफ बराबर होता है, या टी 50% भी इसको बोलते हैं, 0.693/K, इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो कई बार जो है आपको हाफ लाइफ मतलब 75% और 50% में जो है रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि टी 75% जो होता है मतलब 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो दोगुना हो जाता है 50%, मतलब टी हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है। तो टी 75% और टी हाफ में क्या रिलेशन है कि 2 टाइम्स हो जाता है टी 50% के टी 75% वाला। तो देखिए टी 75% होने में टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड बराबर 2, और टी 50% मतलब हाफ लाइफ वाले पूछ रहे हैं। बस अगर आपको रिलेशन पता है तो ये ख़त्म हो गया, तो इसको घटा लीजिए। तो टी 50% आपको मिल जाएगा 7.5 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड विथ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है ना। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है, पहले के मुकाबले क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो बोल रहा है कि इफ़ R इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन है R, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन जो है 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक रिलेशन होता है कि R एट T डिग्री सेल्सियस बराबर, शुरू में T पर जो है वो R था, बटा में करके बराबर 2 टू द पावर डेल्टा T/10 कर देते हैं। ये हम लोग रिलेशन यूज करते हैं, है ना, कि शुरू में जो है जिस टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ऊपर में जो होता है जितना डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है वो ऊपर रखते हैं, बराबर 2 टाइम्स हो जाता है तो 2 और पावर में चला जाता है डेल्टा T/10। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहीं RT हमसे पूछ रहा है और 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है R बराबर 2, डेल्टा T क्या है जी, डेल्टा T जो है टेम्परेचर का चेंज है। देखिए बाद में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 55, शुरू का टेम्परेचर कितना है 25, तो 55 में से 25 घटाइएगा तो हो जाएगा 30, तो 30 और फार्मूला में ही 10 है तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से 55 डिग्री सेल्सियस पे जो नया आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिला ये 8, और इस R को बराबर के इस साइड ले जाइएगा तो हो जाएगा R, मतलब पहले का मुकाबले रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा ना। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर को रिलेट करते हुए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज्ड इज। देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होता है ये मेनली सल्फाइड ओर के जो होता है कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। जैसे में गैलेना हो गया, गैलेना क्या है जी, जैसे PbS सल्फाइड ओर है, तो ऐसे सल्फाइड ओर को कंसंट्रेशन करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है कलेक्टर और एक आपका होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, है ना। कुछ सबस्टांस कलेक्टर के रूप में काम करते हैं और कुछ जो होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में। तो कलेक्टर के रूप में जो काम करने वाला है वह है पाइन ऑयल, फैटी एसिड और एक आपको होता है जेंथेट्स, जबकि फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में काम करने वाला है क्रेजोल और एनिलीन, है ना। तो यहीं पर आपसे इतना ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ रहा है कि फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में कौन काम करेगा, तो पाइनएप्पल, फैटी एसिड, जेंथेट्स ये सब कलेक्टर के रूप में काम करता है। तो स्टेबलाइजर के रूप में करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्रेजोल करता है, एक और आपको ध्यान रखना है एनिलीन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग सल्फाइड ओर का मेनली कंसंट्रेशन करते हैं। इसमें कलेक्टर होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, कलेक्टर के रूप में पाइन ऑयल, जेंथेट्स, फैटी एसिड और
फोर्थ स्टेबलाइजर के रूप में क्रेजोल और एनिलीन काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फोल्ड। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में मेनली हम लोग नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं HNO3, है ना। लेकिन देखिए कैसे बनता है। तो नाइट्रिक एसिड को यहाँ पर अमोनिया में जब हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम गाउज के उपस्थिति में, है ना, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग प्लेटिनम गाउज और रोडियम गाउज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रेशर और एक टेम्परेचर भी हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो ये सबसे पहले NO बनता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस NO में जब आप ऑक्सीजन लीजिएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पानी मिलाइएगा तो आपको बन जाएगा HNO2 और HNO3 जो आपको बनाना था ये बन गया। इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में मेनली क्या बनाते हैं जी, HNO3 नाइट्रिक एसिड। लेकिन आप देख रहे हैं कि NO भी बन रहा है, NO2 भी बन रहा है। यहीं पर अगर रिएक्शन को छोड़ देंगे तो NO भी हमें मिल सकता है, NO2 भी मिल सकता है, HNO3 तो मिल ही रहा है, साथ में ये नाइट्रस एसिड ये भी हमें मिल रहा है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आप NO भी बना सकते हैं, NO2 भी बना सकते हैं, HNO3 भी बना सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। मेनली ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। जैसे देखिए इसी से रिलेटेड एक आपको PYQs में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन मतलब अमोनिया के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहा है, तो वो किस में बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गाउज। इसको क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस में ऐसा होता है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ऐसा होता है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया, कैटलिस्ट प्रोसेस में क्या बनाते हैं जी, सॉरी कंटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड, और सोल्वे अमोनिया प्रोसेस में तो अभी आपको बताएं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। तो सारा प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए इस टाइप का जो होता है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या शो करेगा। तो आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला लेक्चर था उसमें सारा हम आपको अच्छे से बता दिए थे कि पहले आपको कॉम्प्लेक्स देगा तो आपको पहचानना है कि किस फॉर्म में है। तो देखिए कोबाल्ट की जगह पे हम लिख सकते हैं कि मेटल है, और इसको लिख सकते हैं MA3B3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं ये किस टाइप का है, MA3B3। और MA3B3 में आप याद कीजिए, आपको बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 शो करता है, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं होता है। और जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है वह होता है फेसियल और मेरीडियोनल टाइप का, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जो होता है वो शो करता है MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला होगा। और किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फेसियल और मेरीडोनियल, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई ऑप्टिकल नहीं बनता है, कोई स्ट्रक्चरल नहीं बनता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि एनिलीन है ना जी, बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। तो जब एनिलीन का रिएक्शन जो होता है NaNO2 और HCl के साथ कराइएगा तो ये डाइजोनियम बनाने का साल्ट है। तो जो आप A देख रहे हैं A हो जाएगा इस टाइप से, डाइजोनियम बन जाएगा। डाइजोनियम को जब आप हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा मतलब पानी मिला के आप उसको गर्म कीजिएगा तो ये बन जाता है बाबू फिनॉल, है ना। N2+Cl- को हटा के लगाया था यहाँ पर OH। अब देखिए OH का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaOH के साथ, NaOH के साथ OH का रिएक्शन कराइएगा तो ये बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन में देखिए यहाँ पर बोल रहा है CO2 और H+ का रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप आके इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्वेज रिएक्शन, है ना। तो मेनली जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर D दिया है, यही D आपसे पूछ रहा है, तो D क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है जी, सैलिसाइलिक एसिड, और इसी को बोलते हैं हम लोग कोल्वेज रिएक्शन। तो क्या बन रहा है, OH नहीं, OH CHO नहीं, CHO नहीं बनता है यहाँ पर ना। CO2 जब लेते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आके इंट्रोड्यूस होता है, ये भी नहीं बनेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका D हो जाएगा ना। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच अमाइन डज नॉट फॉर्म सल्फोनामाइड ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो पहले तो आपको हिंसबर्ग रिएजेंट पता होना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो C6H5SO2Cl को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम भी पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को पहचानने का काम करता है। प्राइमरी अमाइन के साथ जो होता है ये रिएक्शन करता है और ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि सॉल्युबल इन एल्केली, मतलब बेस में जो होता है वो घुल जाता है। सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन इनसॉल्युबल होता है एल्केली में, है ना, बेस में नहीं घुलता है, बट रिएक्शन होता है।
और टर्शियरी अमाइन के साथ अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को पहचान सकते हैं। एक टेस्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का। तो वही बोल रहा है कि कौन सा अमाइन जो होता है डज नॉट फॉर्म सल्फोनामाइड, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि टर्शियरी अमाइन वाला कोई प्रोडक्ट हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ नहीं बनाता है। तो पहला देखिए ये क्या है जी, पहला जो है आप देख रहे हैं प्राइमरी अमाइन, ये तो बनाता है, ये नहीं होगा। दूसरा भी प्राइमरी अमाइन है। तीसरा जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चौथा जो है आप देखिए नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शियरी अमाइन है और टर्शियरी अमाइन ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, रिएक्शन ही नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पिछले ही वीडियो में बताए थे कि तीसरे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है ना। और ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन होता है, C6H12O6। इसका फार्मूला होता है इसका जब हम लोग हीटिंग करेंगे HI के साथ, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लेके आप हीट कीजिएगा तो ये बन जाता है N-हेक्सेन। N-हेक्सेन जो होता है यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला। ये N-हेक्सेन मिलने का मतलब है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो है एक चेन में लिंक्ड होता है, मतलब एक साथ जो होता है वो जुड़ा होता है एक स्ट्रेट चेन में। ये रिएक्शन ये कॉन्फर्म करता है। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन आप HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लेके प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग कीजिएगा तो क्या बनता है N-हेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। और ये बताता है कि 6 कार्बन जो ग्लूकोज में है वो सारा एक चेन एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे के बारे में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको गलत कथन चुनना है। तो देखिए कैथोड रे जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा, ये सही है, हमसे गलत पूछ रहा है। कैथोड रे निगेटिवली चार्ज होता है, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा बोल रहा है कि नेचर ऑफ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे डिपेंड ऑन द गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी बिल्कुल सही है। कैथोड रे का कैसा नेचर होगा ये डिपेंड करता है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कैसा गैस ले रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रख जाना है। कैथोड रे जो होता है ये नेचर ऑफ गैस रे पे डिपेंड करता है, जबकि एनोड रे जो होता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। आप डिस्चार्ज ट्यूब में कैसा गैस ले रहे हैं उस पर कोई डिपेंड वहाँ पर नहीं करता है ना। तो कैथोड रे डिपेंड करता है, एनोड रे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा बोल रहा है कि कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक विद हेवी मेटल प्रोड्यूस एक्स-रे विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है और करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। आपसे गलत ही चुनना था। चाहे कैथोड रे हो चाहे एनोड रे हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेगा तो डिफ्लेक्शन वहाँ पर होता है दोनों में। यहाँ पर बोल रहा है कि कैनॉट बी डिफ्लेक्टेड, क्या डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ये आपका हो जाता है गलत। कैथोड रे एनोड रे दोनों जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा देखिए बोल रहा है कि गैस विल बी कंडक्टिंग एट लो प्रेशर ओनली, बिल्कुल लो प्रेशर रहेगा तो गैस जो होता है वो कंडक्टिंग मीडियम के रूप में काम करता है, चालक के रूप में काम करता है। तो ये भी सही है, ये भी आपका नहीं होगा। तो सारा स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए बोल रहा है अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन हम लोग KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक, मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्काइल बेंजीन के रूप में CH2 CH3 है ना अल्काइल ग्रुप के रूप में। तो जब भी अल्काइल बेंजीन हो, चाहे कितना भी कार्बन वाला अल्काइल बेंजीन हो, जब आप उसका ऑक्सीडेशन कराइएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ और H+ लीजिएगा, तो ये क्या करता है कि कितना भी बड़ा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हो सबको जो है ये कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, COO- K+ में कन्वर्ट कर देगा। और आप इसमें H+ मिलाइएगा तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है जी, बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला, है ना। देखिए यहाँ पर तो 2 कार्बन था, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट कितने का बना, 1 कार्बन का। तो आप 2 कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, आप 10 कार्बन भी लीजिएगा एक चेन में, इस टाइप से 10 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन सबको जो है KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पर ये ऑक्सीडाइज करके इसी में कन्वर्ट कर देता है COO- K+ में। फिर आप इसमें H+ दीजिएगा तो यहाँ पर जो होता है COOH बन जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका होता है ना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अगला बोल रहा है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश आपसे पूछ रहा है, उसका रेशियो बताइए। तो स्पेसिफिक चार्ज आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज हम लोग बोलते हैं Q/m के रेशियो को, चार्ज बाई मास के रेशियो को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। और अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन में आपको रिलेशन में पता होना चाहिए कि मास जो है अल्फा पार्टिकल का ये 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटोन के, और चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल का ये 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन के, है ना जी। प्रोटोन किसको बोलते हैं, H+ को प्रोटोन बोलते हैं, और अल्फा पार्टिकल जो आप देख रहे हैं He+2 को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, प्रोटोन। तो इनके मास और चार्ज में जो होता है आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है प्रोटोन बाई अल्फा पार्टिकल का रेशियो, तो पहले प्रोटोन का मास लिख लेंगे, सॉरी स्पेसिफिक चार्ज Q/m होता है, और अल्फा पार्टिकल का Q/m लिखिएगा तो अल्फा पार्टिकल का देखिए चार्ज के जगह पे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटोन, है ना, और मास के जगह पे आप लिख सकते हैं कि 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटोन की। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो Qp/mp, और ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर लेके जाइए, 4mp हो जाएगा, नीचे में 2qp हो गया, Qp से Qp कट गया, MP से MP कट गया, और 2 से आप कटा दीजिए 4, तो हो जाएगा 2/1, मतलब रेशियो क्या आया, 2:1। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, है ना। तो इस रिलेशन को आपको पता होना चाहिए। और स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज बाई मास के रेशियो को बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.2 मोल ऑफ अल्मोनियम आयन इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहे हैं। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, एटम्स पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछते, पहले तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। इन्हें क्या है जी, एवोगाद्रो नंबर, इसका वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, 6 गुना 10 के पावर 23 होता है। तो अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो मॉलिक्यूल निकाल के आप उसमें इलेक्ट्रॉन से गुना कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। एटम्स पूछे तो मॉलिक्यूल निकाल के एटॉमिसिटी से गुना कर दीजिए, एटम्स मिल जाएगा, बहुत आसान होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है मोल गुना एवोगाद्रो नंबर, मॉलिक्यूल गुना कितना इलेक्ट्रॉन्स है उस आयंस के पास। तो मोल देखिए आपको दिया हुआ है 0.2, Na के टर्म में ही देखिए आंसर दिया हुआ है ना। तो Na का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करना है, ऐसे ही लिख दो, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको देखना है इस आयन में कितना है। तो अल्मोनियम के ऊपर +3 चार्ज लगा है, अल्मोनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 13। +3 चार्ज लगा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आ गया 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से नीचे लाइएगा तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2Na, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितना हो जाएगा, 2Na। करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए एटम्स पूछ लेता है, तो एटम्स पूछता है तो मोल गुना Na गुना एटॉमिसिटी यहाँ पर लेते हैं, वहाँ से आपको एटम्स मिल जाता है। तो ये सब भी फेमस है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूल भी निकालने के लिए आता है, तो मॉलिक्यूल का फार्मूला हो जाता है मोल गुना एवोगाद्रो नंबर। हमसे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कॉर्डिनेशन बिलोंग टू। देखिए कॉर्डिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कॉर्डिनेशन कौन शो करता है जी, कार्बन फैमिली वाला, काशी गए शंकर पार्वती। पीबी जो होता है कोई कॉर्डिनेशन नहीं शो करता है, और कार्बन फैमिली में जो होता है कार्बन वाला मैक्सिमम कॉर्डिनेशन जो होता है वो शो करता है। तो वहीं पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कॉर्डिनेशन शो करता है उसको बताइए किस पीरियड में है और इसका ग्रुप क्या है। मतलब कार्बन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पीरियड में है और कौन सा ग्रुप में है। तो कार्बन फैमिली अगर आपको डायरेक्ट पता है कि कार्बन फैमिली जो है उसको 14th ग्रुप वाले को बोलते हैं कार्बन फैमिली, तो ग्रुप तो हो जाएगा 14, तो 15 वाला जो है ऐसे ही कट जाएगा, अब इन्हीं दोनों में से हो जाएगा। और कार्बन का पीरियड की बात करें तो कार्बन का पीरियड 2 होता है, करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉन्फिगरेशन लिख के पता कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2, है ना, 2 2 4 2 6। तो जब आपको पीरियड निकालना होता है तो जो भी बड़ा नंबर है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ा नंबर क्या आ रहा है 2। तो बड़ा नंबर जो होता है ये पीरियड बताता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये पीरियड बताने का काम करता है। तो पीरियड कौन हो जाएगा, सेकेंड। ग्रुप अगर आपको पता करना है तो पहले ब्लॉक पता करेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए किस में जा रहा है, पी में, तो इसका मतलब है कि कार्बन किस ब्लॉक का मेंबर है जी, पी ब्लॉक का मेंबर है। और पी ब्लॉक वाले के लिए ग्रुप निकालने का फार्मूला है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, जो भी बड़ा नंबर आपको दिख रहा है ये बाहरी सेल है, और बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो 2s भी बाहरी सेल है और 2p भी बाहरी सेल है, क्योंकि दोनों जो है दो दो है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 4, तो 10 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 14। मतलब कार्बन का ग्रुप कौन सा है 14 और पीरियड 2। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट टिक कर दिए, नहीं पता है तो कॉन्फिगरेशन लिख दिए। कोई जो होता है ये 12 प्लस p वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12 लिखने का मतलब है कि आप s इलेक्ट्रॉन को भी पहले से इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो 12 प्लस आप p वाला इलेक्ट्रॉन लिखिए या फिर 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, वहाँ से भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो होता है दो नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसका दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो वेव नेचर को बताता है। तो वेव नेचर को जो बताता है वह होता है एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो होता है ये वेव नेचर को बताता है, और पार्टिकल नेचर को बताने वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वह होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक और आपको ध्यान रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट जो होता है ये पार्टिकल नेचर को बताता है, और दो एक्सपेरिमेंट जो होता है वेव नेचर को बताता है। तो वेव नेचर वाले को आप याद रख सकते हैं विड से, WID, है ना। तो वेव नेचर को बताने का काम करता है, I का मतलब इंटरफेरेंस, D वाला डिफ्रेक्शन। तो इसको नेमोनिक्स को आप यूज कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा थ्योरी जो होता है वो वेव नेचर को, या कौन सा एक्सपेरिमेंट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को बताएगा। ब्लैक बॉडी नहीं बताता है, ये पार्टिकल को बचाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी पार्टिकल नेचर को बताता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आप देख रहे हैं ये वेव नेचर को ही बताता है और पार्टिकल नेचर को ही बताता है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। इंटरफेरेंस हो गया या फिर डिफ्रेक्शन हो गया, ये वेव नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, केमिस्ट्री का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।